Hello all, this is Sonu Agarwal Todi and we are doing EVS Pedagogy. This is seated paper 2. So today we'll be doing learning about this topic, learning principles. Before this हमने what is environment science, what is environmental studies, इनके scopes और different types of environment ये किया था इससे पहले वाले वीडियो में पेडागोजी के अंदर. अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं learning. What is learning? Okay, so learning principles. What are the learning principles? Different scholars के according learning का क्या definition है वो देखेंगे हम लोग. Scopes of learning देखेंगे. ठीक है, so let's start. Learning principles. Learning starts from the cradle to the grave. अब ये कितनी सही बात कही है ना कि लर्निंग हमारा जो भी हम लोग सीखते हैं वो हम लोग जब पैदा होते हैं उस दिन से लेकर जब हम मरते हैं तब तक, ग्रेव में हम लोग जब तक जाते हैं तब तक सीखते ही रहते हैं, राइट. सो लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द cradle to the grave, right. Learning is the process of developing or acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitudes and preferences. अब लर्निंग मतलब क्या है? तो लर्निंग का मतलब हमने जो कुछ भी सीखा है, हमने जो कुछ भी हमारे पास जो भी नॉलेज है या बिहेवियर जैसा भी हमारे उसको डेवलप करना, अपने एटीट्यूड्स को डेवलप करना, स्किल्स बढ़ाना, अपने वैल्यूज़ को बढ़ाना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, लर्निंग इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ एनवायरमेंटल, है ना. तो लर्निंग कंपलसरी नहीं है, किसी के लिए भी जरूरी नहीं कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुमको लर्न करना ही पड़ेगा या तुमको कुछ सीखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं. लेकिन इट इज़ एनवायरमेंटल, मतलब हमें हमारे आसपास के वातावरण से ही सीखने को मिल जाता है. तो इसीलिए लर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारे साथ. ठीक है, हम किसी को देख के ही सीख लेते हैं. कोई कुछ कर रहा है उसको देखते हैं तो सीख जाते हैं, है ना. कोई कुछ बोल रहा है उसे सुनते हैं तो सीख जाते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, एनवायरनमेंट में ही है, इसलिए लर्निंग हमसे हो जाता है, ये कंपल्सरी नहीं होता है. ठीक है, it does not take place at all at once but builds upon and is shaped by what we already know. अब ये सब चीज जो भी हम लोग लर्न करते हैं वो एक ही बार में अचानक से नहीं होता है, राइट. ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, एवरीडे का प्रोसेस है. ठीक है, एवरीडे वी लर्न न्यू थिंग्स एंड ये क्या करते हैं हम लोग जो जानते हैं ना ऑलरेडी हम लोगों को पता होता है, लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा सा शेप करना, पॉलिश करके हम लोग को सिखाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग. ओके, लर्निंग इज एक्सप्लेन्ड एज द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. लर्निंग का अगर आप कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या है लर्निंग, तो आप ये सब लिख सकते हो, कोई भी एक आपको जो भी याद है वो लिख सकते हो आप. ठीक है, सो लर्निंग इज एक्सप्लेन्ड एज द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. कोई भी इंडिविजुअल का बिहेवियर में किसी तरह का परमानेंट चेंज आ जाता है ना, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग लर्निंग बोलेंगे. उसने कुछ ना कुछ सीखा, अपने बिहेवियर में उसको इंक्लूड किया और अपने बिहेवियर को चेंज किया हमेशा के लिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसने कुछ लर्न किया है, सीखा है. ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ओल्ड मोड ऑफ नोइंग, डूइंग, फीलिंग एंड अक्वायरिंग न्यू मोड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर. तो लर्निंग का मतलब क्या है? जो हम लोग को पहले से पता था, हम लोग का नॉलेज में था, या हम लोग जिस तरीके से पहले से करते थे काम कोई भी, या जैसे फील करते थे, उस मोड को, उस तरीके को चेंज करके नया मोड को अपनाना ही क्या होता है? लर्निंग बोला जाता है. ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, लर्निंग का अगर आपको कोई पूछेगा कि लर्निंग क्या है, तो आप इनमें से किसी भी चीज को भी आपको याद होगा आंसर आप लिख सकोगे. लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है. लर्निंग कंपलसरी नहीं है लेकिन एनवायरमेंटल है, और सब एक ही बार में नहीं होता, बट इट शेप्स अस, हमें शेप कर देता है, धीरे धीरे हमें पॉलिश करके हमें सिखाता है ना. लर्निंग मतलब क्या है? लर्निंग मतलब एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, नयापन को अपनाना ही क्या होता है? लर्निंग होता है, राइट. So next is learning has been defined by different scholars in different ways. अब ये तो नहीं है कि सब लर्निंग मतलब एक ही एक चीज है. इतने सारे स्कॉलर्स है, एजुकेटर्स है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया है. तो कम से कम अगर आप 2-3 भी लर्न कर लोगे और आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी 1-2 स्कॉलर के हिसाब से आप अपना लर्निंग का डेफिनेशन लिखिए, तो आप आराम से लिख लोगे, है ना. क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको 5 डेफिनेशंस दिया है, आप 2-3 तो आराम से ही लर्न कर लोगे, राइट. सो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज,
एंड एटीट्यूड. जो स्कॉलर है, क्रो एंड क्रो बोल के जो स्कॉलर है, एजुकेटर है, उन्होंने लर्निंग को कैसे डिफाइन किया है? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड. हम लोग कोई भी चीज, कोई भी हैबिट को, कोई भी नॉलेज को या कोई भी एटीट्यूड को अपनाते हैं ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो. R.S. Woodworth and says an activity can be called as learning so far it develops the individual to any respect, good or bad, and make his behavior and education different from what it would otherwise have been. So R.S. Woodworth क्या कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसे हम लोग लर्निंग बोलेंगे अगर वो किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर या एजुकेशन को किसी भी तरह से उसको फर्क करता है या किसी भी एस्पेक्ट में उसको चेंज लाता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग लर्निंग कहेंगे, अकॉर्डिंग टू R.S. Wordsworth. जो पहले था उसमें लर्निंग या उसमें नॉलेज जो भी पहले था, बाद में कुछ चेंजेस हुआ, तो उस चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? कि उसके अंदर कुछ न कुछ चेंज आया है. दैट मीन्स ही हैज लर्न्ड समथिंग. ओके, गेट्स. नेक्स्ट इज गेट्स. गेट्स क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. तो गेट्स के हिसाब से क्या है लर्निंग? किसी भी बिहेवियर में अपने आप चेंज लाना. किस चीज से चेंज आएगा? कोई चीज का एक्सपीरियंस हमें होगा, उससे चेंज आएगा, और बहुत ट्रेनिंग के बाद कोई चेंज आता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग कहेंगे. उस टाइप की मॉडिफिकेशन, उस टाइप के चेंज इन योर बिहेवियर जो एक्सपीरियंस के बाद और किसी ट्रेनिंग के बाद चेंज होता है, उस चेंज को क्या कहेंगे? लर्निंग, अकॉर्डिंग टू गेट्स. ठीक है. चार्ल्स ई स्किनर सेज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शंस. तो स्किनर के हिसाब से लर्निंग क्या है? प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन. मतलब हर बार आप ना कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते ही रहते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं अपने चेंजेस में, अडॉप्ट करते हैं किसी चीज को देख के, उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग? लर्निंग बोलेंगे. एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर. ओके. एंड लास्ट इज जेपी गेल्डफोर्ड. लर्निंग इज एनी चेंज इन द बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम बिहेवियर. कोई भी चेंज आपका बिहेवियर में किसी भी तरह का चेंजेस लाएगा ना बिहेवियर के अंदर ही, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? लर्निंग, अकॉर्डिंग टू जेपी गेल्डफोर्ड. ओके. सो दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स. सो आपको इनको यहाँ ऐसे कैसे ही लर्न करना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, बिकॉज ये उनका दिया गया डेफिनेशंस है, इसलिए हमको इनको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग से हमें क्या 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 सीखने को मिलता है, क्या फायदा है, क्या बेफायदा है लर्निंग का, ये हम लोग यहाँ पे जानते हैं. लर्निंग एग्जिस्ट्स विद इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट. और ये तो हमें सब पता है, हम लोग स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ स्कूल के अंदर ही पढ़ोगे. आप स्कूल के एनवायरनमेंट के बाहर भी बहुत कुछ सीखते हो. आप स्कूल जा रहे होते हो तो रास्ते में कोई भी चीज देखते हो तो उससे कुछ चीज सीख लेते हो, या स्कूल से वापस आ रहे हो, घर की तरफ आ रहे हो, आपको कुछ दिख जाता है तो उसमें आप सीख लेते हो. तो स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी, आउटसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट भी अगर आप कुछ सीखते हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? लर्निंग बोले. ठीक है. All learner are naturally motivated to learn and are capable of learning. ये बात कितनी सही है. ठीक है. अगर आपको लर्न करने का या सीखने का कोई उत्साह ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है आपको पढ़ने लिखने का, तो आप पढ़ सकोगे? नहीं पढ़ सकोगे ना. तो अगर लर्नर जो सीखना चाहता है, जो सिखारू बच्चा है, अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसमें नेचुरली मोटिवेट हो जाएगा वो, क्योंकि वो केपेबल है लर्निंग के लिए. उसको ये सोच है ना उसको कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना ही सीखना है, तो वो खुद ब खुद ही मोटिवेट होगा और वो अपने आप केपेबल होगा लर्निंग के लिए. ठीक है. सो चिल्ड्रेन लर्न इन नंबर ऑफ वेज. अब कैसे बच्चे कैसे सीख लेते हैं? देखिए यहाँ से थ्रू एक्सपीरियंस. कुछ भी चीज उन लोगों के साथ घटती है या एक्सपीरियंस वो लोग करते हैं, उसमें से सीख जाते हैं वो लोग. डूइंग थिंग्स, जो काम वो लोग अपने हाथों से खुद ब खुद करते हैं. जैसे आप अगर अभी कल आप टीचर बनोगे, आप बच्चों को कुछ क्लास वर्क दोगे या होमवर्क दोगे या प्रोजेक्ट वर्क दोगे, तो वो अपने हाथों से करेंगे, तभी तो सीखेंगे ना वो लोग करना. सो डूइंग थिंग्स क्या करता है? चिल्ड्रन को लर्न करने में मदद करता है. राइट. एक्सपेरिमेंटिंग, नए चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सीखेंगे. रीडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे.
डिस्कशन, अब कुछ पढ़ा सब बच्चों ने, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस में निकलेंगी, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे बच्चे सीख जाते हैं, है ना। आस्किंग क्वेश्चंस, अगर कोई समझ में नहीं आया, कोई चीज़, कोई टॉपिक समझ में नहीं आई, बच्चे सामने से आपको क्वेश्चन करेंगे, आप उसका आंसर दोगे, तो वैसे बच्चे लर्न कर रहे हैं, है ना। लिसनिंग, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग मतलब आपको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें, वापस रिकॉल करेंगे, तब भी बच्चे क्या करते हैं, लर्न करते हैं। एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स बाय स्पीच और राइटिंग इंडिविजुअली और विद अदर्स। फिर एक्सप्रेस करते हैं जो भी चीज़ इन लोगों ने सीखा है, चाहे वो रीड करके हो या सुन के हो या डिस्कशन में या एक्सपेरिमेंट में, जो भी चीज़ सीखा है वो एक्सप्रेस जब करेंगे, जब सामने से अपना फीलिंग्स बताएंगे, बोलेंगे जब वो, तब उनका क्या होगा, उनका लर्निंग और समझ में आएगा कि बच्चे के अंदर कितनी लर्निंग हुई है। ओके, सो एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स बाय स्पीच, या तो बोल के बोलेंगे वो लोग कि हमने ये ऐसा सीखा या हमने ऐसा समझा, बोल के बोलेंगे, या फिर लिखेंगे, अकेले लिखेंगे इंडिविजुअली, या फिर विद अदर्स, ग्रुप में बैठ के लिखेंगे बच्चे। तो ऐसे बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, राइट। लर्निंग इज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग विच हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब देखिए, जितनी आप लर्न करोगे और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ को, और जितनी आप ट्रेनिंग करोगे किसी चीज़ की, तो आपका परफॉर्मेंस उतना ही बढ़िया होते जाएगा ना। आप सपोज आप ऐसे देखिए, सपोज आप कोई सॉन्ग में डांस करने वाले हो, तो आप जितना ज़्यादा उस सॉन्ग के ऊपर उस परफॉर्मेंस को, उस डांस स्टेप्स को आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी ना आपकी परफॉर्मेंस के टाइम पे। तो इसीलिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग इज मस्ट, बहुत ज़रूरी है आपके लर्निंग के लिए। ओके, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई बार, और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी टू मेक योर परफॉर्मेंस गुड। Learning is the revision of experience. It does not exist without a cause and a self activity. अब लर्निंग मतलब क्या है, रिविजन ऑफ एक्सपीरियंस। आपने पढ़ा कोई चीज़, आपने उसको समझा, लेकिन बार बार उसको रिविजन करते रहोगे, तभी तो आप याद होगा, आपको कंठ हो जाएगा ना वो, कि अच्छा इस चीज़ के बारे में ऐसा है, इस चीज़ के बारे में हमें ये इसके एडवांटेजेस है, ये इसके डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में हमें ये चीज़ लिखना। अगर उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से लिख लूँगा। आप जितनी रिविजन करोगे उतनी आपके अंदर परफेक्शन आएगा और आपका लर्निंग बढ़ेगा। ओके, इट डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज एंड सेल्फ एक्टिविटी। अगर आपके पास कोई मोटिवेशन, कोई कॉज नहीं है पढ़ने का, तो आप क्यों पढ़ोगे। आपको अगर ये नहीं कि कल पढ़ लिख के मैं एक टीचर बनूंगी या बनूंगा सामने से, आपके पास ये मोटिवेशन ही नहीं, तो आप ये क्यों पढ़ोगे ही नहीं ना। लेकिन आप मोटिवेटेड हो कि कल आपको एक टीचर बनना है, आपको सामने दूसरे बच्चों को पढ़ाना है, तो आपके पास एक कॉज है ना कि आपको कल जाके कुछ ना कुछ करना है, एक कॉज आपके पास है, इसीलिए आप पढ़ोगे। लर्निंग इज मस्ट, इसीलिए आप फिर सेल्फ एक्टिविटीज करोगे। ये मैं यहाँ पे कितना भी पढ़ा लूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी या सेल्फ एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप, इसमें मैं कितनी बार भी कोई भी चीज़ आपको रट्टा मरा दूँ, लेकिन आपको लर्न नहीं होगा अगर आपके पास कोई कॉज नहीं हो तो, और आपने अपना सेल्फ एक्टिविटी नहीं किया तो। ठीक है। In the teaching learning process, the activity of the learner is more important than the activity of the teacher. अब देख, जैसे यही सीटेट ये एग्जाम के बारे में आप सोच लो, या यही वीडियो के बारे में अंदर आप ले लो एग्जाम्पल, कि मैं जितना भी आपको एक्टिविटीज करा लूँ या जितना भी मैं इधर से बोल लूँ, अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लर्नर हो, आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी ये चीज़ समझोगे ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड होके इस चीज़ में क्या बोला जा रहा है, हमें इस चीज़ के अंदर क्या समझना चाहिए, अगर ये चीज़ आप समझ लोगे ना, तो आपका लर्निंग में, मतलब ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना, वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर का तो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट या पार्ट नहीं होता है, कि एक मोटिवेटर का काम करेगा, एक गाइड का काम करेगा टीचर, है ना। लेकिन लर्न करना, उसको रिकॉल करना, आगे सामने जाके एग्जामिनेशन में आपको ही बैठना है तो आपको कैसे प्रेजेंट करने हैं अपने आंसर, ये सब तो एक्टिविटी आपको करनी है ना। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर लर्नर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, टीचर से भी ज़्यादा लर्नर का इंपॉर्टेंस है। ओके, व्हेन द एम एंड पर्पस ऑफ लर्निंग आर क्लियर एंड इंडिविजुअल लर्न्स क्विकली। अब आपके पास पर्पस क्लियर है, आपका एम क्लियर है कि कल मुझे
टीचर बनना है तो आप यहाँ पे अभी आराम से पढ़ रहे हो, आप ये समझ रहे हो क्या पढ़ा रही हूँ मैं, और आप उसको क्विकली ग्रास्प कर रहे हो, है ना। तो दिस इज व्हाट इज इट सेइंग, यहाँ पे अगर आपके पास एम और पर्पस है तो लर्निंग विल बी वेरी क्लियर एंड इंडिविजुअल लर्न्स वेरी क्विकली, बहुत आसानी से पढ़ लेगा, बहुत जल्दी जल्दी उसे समझ आ जाएगी, है ना, अगर आपके पास एम और पर्पस है तो। नाउ इट इज द कॉज और ऑब्जेक्टिव which decides what the learner finds in the learning situation and how he acts. अब ये कॉज और ऑब्जेक्टिव ही तो है जो आपको जो आप लर्नर हो, आपको डिसाइड करने के लिए सिचुएशंस को कैसे आप रिएक्ट करोगे, उसके ऊपर आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको क्या बनना, आगे क्या करना है, आगे कैसे पढ़ने, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है। तो लर्नर को इस चीज़ का क्लियर अनुमान होना चाहिए कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों पढ़ाई कर रहा है और वो कैसे एक्ट करेगा आगे। पढ़ लिया, लिख लिया, सामने जाके एग्जाम नहीं देंगे तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ना। आप इसको सारा चीज़ पढ़ोगे, सारे वीडियोस देख रहे हो, सारे नोट्स कॉपी कर रहे हो, सारे नोट्स बना रहे हो आप, और फिर बाद में आप जाके एग्जाम ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो आपको कैसे एक्ट करना है, कौन से सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, ये लर्नर खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। इफ देयर इज नो कॉज और एक्टिविटी देन लर्निंग कैन नॉट बी सीन। अगर आपके पास कोई कॉज ही नहीं है पढ़ने का तो क्या आपको लगता है आपको कुछ समझ में आएगा या आप कुछ भी हासिल कर लोगे? लर्निंग तो दिखेगा ही नहीं ना, वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई कॉज ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, एम ही नहीं है आपका, तो पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सामने दिखेगा भी नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर आप आज पढ़ते हो और कल जाके किसी और बच्चे को पढ़ाते हो तभी तो आपने कितना सीखा वो आपको सामने दिखाने का मौका मिलेगा, कितना लर्निंग हुआ आपके पास, कितना लर्निंग है आपके पास, वो दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको दिखाएंगे, शो करेंगे ना आप अपना टैलेंट्स को। अगर आप सामने से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके पास तो आपका लर्निंग दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपको कुछ टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आप क्या शोकेश करोगे, राइट। सो लर्निंग कैसा होता है, लर्निंग स्कूल के अंदर ही खाली नहीं होता, स्कूल के बाहर भी होता है। लर्निंग के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, कई तरीके से लर्निंग किया जा सकता है। लर्निंग के लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड रिविजन ऑफ एक्सपीरियंस भी बोला जाता है लर्निंग को, राइट। एंड एक कॉज और एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको लर्निंग करने के लिए। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का बहुत इंपॉर्टेंस है rather than the teacher. टीचर का एक्टिविटीज तो है ही, टीचर इज अ मोटिवेटर, अ गाइड, अ फिलोसोफर, राइट। लेकिन इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बिकॉज वो लर्न करके टीचिंग लर्निंग को फ्रूटफुल बनाता है, राइट। देयर मस्ट बी एम एंड पर्पस इन लर्निंग, क्लियर होना चाहिए आपका एम एंड पर्पस, है ना। अगर आपके पास क्लियर एम और पर्पस नहीं होगा तो आपका लर्निंग कहीं से भी नहीं दिखेगा, कैन नॉट बी सीन, ओके। नाउ टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के कई तरीके होते हैं, ठीक है। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइप से बताया है कि लर्निंग इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या टाइप्स के लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग फर्स्ट है, परसेप्चुअल लर्निंग। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज अ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स learn by sense organs and brain is able to understand and record about the various things, events, incidents and experiences. So इसमें क्या है, perceptual learning का मतलब क्या है कि सामने बच्चे अपने सेंस ऑर्गन से, अब आपको सेंस ऑर्गन तो पता ही होगा ना, हमारे सेंस ऑर्गन से आँख है, नोज एंड टच से, फील से, टेस्ट से हम लोग पता करते हैं ना डिफरेंट चीज़ों को, उसी को सेंस ऑर्गन बोलते हैं, राइट। देख के पता चल जाता है हमें, सुन के पता चल जाता है, तो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। सो सेंस ऑर्गन के थ्रू जो बच्चा सीख लेता है उसे कि किस टाइप का लर्निंग कहा जाता है, उसे परसेप्चुअल लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑर्डर्स। किसी भी तरह के गंध है, बदबू और खुशबू में आप उसको सूंघते पता चल जाएगा ना आपको कि हाँ दिस इज अ प्लेजेंट ओडर एंड दिस इज अ फॉल ओडर, अच्छा नहीं लग रहा है इसका सेंट, आपको ये सूंघ के पता चल जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे आराम से, है ना। तो ये आपका सेंस ऑर्गन आपको बता रहा है, और ये सेंस ऑर्गन आपके ब्रेन तक ये बात पहुंचाती है कि हाँ ये खुशबू अच्छी है, ये खुशबू खराब है बोल के, तो आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, राइट। सो एनी म्यूजिकल पिच, जैसे आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो या कॉर्ड्स बजाते हो तो उसको सीख लेते हो सुन के, है ना। एंड द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। अब
ये भी हम लोग देख के पता चल जाता है ना, ये लाइटर ब्लू शेड है और ये डार्कर ब्लू है, या ये नेवी ब्लू है या स्काई ब्लू है। हर शेड को हम लोग आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं देख के, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर सेंस ऑर्गन। सो सेंस ऑर्गन की एबिलिटी क्या है हमें सिखाने का, कि हम लोग देख के, सुन के, सूंघ के, टेस्ट करके हम लोग सीख लेते कई चीज़। उस टाइप का सीखने को जो सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करता है सीखने को, उस टाइप का लर्निंग को क्या कहेंगे हम लोग, परसेप्चुअल लर्निंग बोलेंगे। ओके, जो सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करता है। नाउ कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग मतलब कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंसेप्चुअल लर्निंग। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल, about its principles or ideas, but after learning students start thinking in an abstract term. Through this student learn to organize information and facts about anything in a logical structure. तो इसमें क्या है, conceptual learning में आप किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट मैटर को समझ लोगे ना, अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस चीज़ में ये चीज़ बोला जा रहा है। अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप आराम से समझ जाओगे। कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर प्रिंसिपल्स क्या है, आइडियाज़ क्या है, उसके स्कोप्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सब समझ लोगे तो आप आराम से ये कंसेप्चुअल लर्निंग हो जाता है आपका। और आप फिर अपने हिसाब से उसको थिंक करोगे, अपने हिसाब से उधर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, अपने हिसाब से, अपने लर्निंग के हिसाब से वहाँ पे एग्जाम्पल्स डाल सकोगे अपने आंसर्स में, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट टर्म। दो दिस स्टूडेंट्स लर्न टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग इन लॉजिकल स्ट्रक्चर थ्रू दिस। इसके बाद ये उनको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर वो अपने आप अपने हिसाब से अपने लॉजिक लगा के वो लोग अपना कोई भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, राइट। The goal of conceptual learning is to foster deep understanding of concepts and how they interrelate, build on prior knowledge and make connection with similar examples so that students will be better able to transfer ideas to new situations. ये गिडर, कैपुटी एंड रॉजर्स का बोला हुआ ये स्टेटमेंट है, ठीक है। सो उसका क्या है, इनका क्या कहना है कि द गोल ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग का गोल या मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ना आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी भी सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग करवाने में मदद करता है, किसी भी चीज़ का कंसेप्ट को समझने का मदद करता है। और देन इट हेल्प्स टू इंटर रिलेट, कि मतलब इस चीज़ का और उस चीज़ के अंदर बीच में क्या फ़र्क है, क्या रिलेशन है, इंटर रिलेट कैसे हो रहा है, ये चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करवाता है कंसेप्चुअल लर्निंग। अगर आप किसी भी कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आप दूसरे चीज़ों के साथ इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसका सिमिलैरिटीज़ आप फाइंड कर सकते हो किसी भी टॉपिक के अंदर जो कंटेंट आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। सो और फिर आपका जो भी प्रायर नॉलेज है, जो भी टॉपिक के ऊपर आपका पहले का जो जानकारी है, उसको भी आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज पहले आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, लेकिन बाद में आप पूरा विस्तार से उस चीज़ को पढ़ोगे, उस चीज़ को समझोगे, आप समझ लोगे उस चीज़ का पूरा कंसेप्ट को, तो आपका पहले का जो नॉलेज है वो और इम्प्रूव होके आएगा, आप और अच्छे से समझोगे उस चीज़ को और फिर कनेक्शन बना पाओगे दूसरे वैसे ही एग्जाम्पल्स में कि अच्छा उस चीज़ का भी यही मतलब था, अभी समझ में आ रहा है। इससे मतलब यू कैन connect with other examples also. Okay, so this is called conceptual learning. Another is associative learning. Now what is associative learning? ये ना लर्निंग थ्योरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। आपको इस वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा अबाउट लर्निंग थ्योरीज, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, तो उसमें ये एसोसिएटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक इवान पावलोव बोल के ये जो स्कॉलर है, इनका एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये एसोसिएटिव लर्निंग बेस्ड है। सो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा इवान पावलोव के ऊपर लर्निंग थ्योरी। और अभी आप समझ लो एसोसिएटिव लर्निंग मतलब क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग इन विच ए चाइल्ड फ्रेम्स अ न्यू मेमोरी अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एंटिटी, इवेंट, इंसिडेंट, एक्सपीरियंस, एटसेट्रा। एसोसिएटिव लर्निंग occurs when you learn something based on a new stimulus. इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा का जो कोई एक नया चीज़ सीखता है, नई मेमोरी बनाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक इवेंट के थ्रू, ठीक है, तो उस मेमोरी को कैसे वो शार्पन करता है, वो कैसे समझता है, किस तरीके से उस चीज़ को वो अपने अंदर उसको हैबिचुएट करता है, ये सब चीज़ आएगा आपका एसोसिएटिव लर्निंग के अंदर। For example, the most famous example is Ivan Pavlov's use of dogs
to demonstrate that a stimulus such as the ringing of a bell leads to a reward of food. अब इसमें मैं आपको ये इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा एसोसिएटिव लर्निंग मतलब क्या है. ठीक है, सो इवान पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, डॉग्स के ऊपर, कि उन्होंने क्या किया था कि जैसे एक डॉग को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया, और उनको ये एक्सपेरिमेंट करना था कि वो डॉग कितना सालिवा सालिवेट करेगा, वो कितना राल निकालता है डॉग जब उसके सामने में मीट या मांस उसके सामने में लाया जाता है, तो डॉग कितना सालिवेट करेगा या कितना राल निकालेगा वो. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इवान पावलोव ने किया था. तो उन्होंने क्या किया, डॉग के सामने एक बार क्या किया उन्होंने कि एक पीस ऑफ मीट उन्होंने डॉग के सामने में प्रेजेंट किया, लाके दिया उस डॉग को. ठीक है, तो देखा उन्होंने कि क्या होता है उस डॉग का, तो डॉग बहुत ज़्यादा राल गिराने लग गया. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सालिवेट करने लग गया वो डॉग. ठीक है, वो मीट देख के उसको इतना खाने का मन किया, बहुत ज़्यादा सालिवेट करने लगा. ठीक है, एंड देन फिर उसने क्या किया, ये हुआ एक बार. फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, उसने मीट नहीं लाया. उसने क्या किया, उसने एक बेल को रिंग किया, एक बेल बजाया सिर्फ, और देखा अब डॉग सैलिवेट करेगा, लेकिन वो डॉग ने कुछ रिएक्शन ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने. फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर नेक्स्ट डे, कि पहले तो बेल बजाया उसने. ठीक है, एंड देन क्या किया उन्होंने फिर बेल बजाने के बाद थोड़ी देर बाद वो मीट फिर वापस उसे प्रेजेंट किया, तो वो डॉग का फिर वापस सैलिवेट होने लगा, मीट को देखते वो सैलिवेट होने लगा. तो ऐसे कई बार इन्होंने किया कि पहले बेल बजाया एंड देन वो मीट प्रेजेंट किया. ठीक है, बहुत बार करने के बाद फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने क्या किया, बेल बजाया, ठीक है, लेकिन मीट नहीं लाए. फिर भी डॉग इस तरीके से कंडीशन हो गया था कि बेल बजते ही उसको पता था कि अब मीट आने वाला है, तो पहले से वो सैलिवेट करने लग गया. तो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग जो होता है ना, कि मतलब अच्छा ये चीज हो रहा है, मतलब इसके बाद तो ये होने वाला है, बोल के हम लोग पहले से ही कंडीशन हो जाते हैं ना, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, उस कंडीशन को एसोसिएटिव लर्निंग. मतलब किसी भी चीज के साथ आप एसोसिएट करके लर्न कर लोगे. जैसे यहाँ पे ये डॉग ने बेल बजने के साथ साथ मीट आएगा बोल के लर्न कर लिया था ना, वैसे किसी भी चीज के साथ आप एसोसिएट करके लर्न करोगे, उस टाइप का एसोसिएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एसोसिएटिव लर्निंग बोलेंगे. ओके, बच्चे लोगों को अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो हम लोग राइम्स बना के देते हैं ना, वो लोग राइम्स के साथ एसोसिएट करके लर्न करते हैं, तो उस तरीके का लर्निंग को क्या कहेंगे हम लोग, एसोसिएटिव लर्निंग. ठीक है ना. अप्रिशिएटिव लर्निंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पता है क्यों, क्योंकि हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना पड़ता है, उन्हें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ता है ताकि वो इतना खुश हो जाए ना कि हमारे अच्छा ऐसा बिहेवियर हम लोग करेंगे तो हमारे सामने से प्रशंसा होगी, और हम लोग वापस वही प्रशंसा पाने के लिए बच्चे वही अप्रिशिएशन वाला काम करते रहेंगे, और वो लोग सीखते जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट इज अप्रिशिएटिव लर्निंग? द कंसेप्ट ऑफ अप्रिशिएशन इज सेंट्रल टू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग वेल. है ना, तो अगर हम भी बड़े भी, अगर हमें भी कोई अप्रिशिएट करता है या हमारी प्रशंसा करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता? वैसे ही दे आर टू मेन सेंसेस ऑफ अप्रिशिएट. बाय डिफॉल्ट इट मीन्स टू नोटिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सेवियर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ पर्सन और थिंग. मतलब अप्रिशिएशन का दो सेंस है मीनिंग. एक तो क्या है, आप नोटिस करते हो कि और अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि इसका बिहेवियर क्या है, एंड देन उसके बाद उसका पॉजिटिव बिहेवियर को देखते हो, अच्छा वैल्यूज को देखते हो, एंड देन उसको अप्रिशिएट करते हो, उसकी प्रशंसा करते. तो दो सेंसेस में अप्रिशिएशन को पार्ट किया हुआ. एक तो आप देखोगे एंड देन आप उसको रिवॉर्ड करोगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अप्रिशिएट अ चाइल्ड फॉर हिज बिहेवियर, एक्टिविटी, कोई भी अगर उसने कुछ अच्छा किया उसके लिए हम लोग अप्रिशिएट करेंगे बच्चे को, देन अ पॉजिटिव फीलिंग अराइजेज इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड. वो बच्चे के माइंड में क्या होगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, राइट. नाउ द चाइल्ड विल टेंड टू रिपीट दिस बिहेवियर in order to be appreciated and feel the same feeling in his mind. तो बार बार वही अच्छा वाला बिहेवियर वो रिपीट करेगा, क्योंकि उस बच्चे को कितना अच्छा लग रहा है, वो फीलिंग बहुत अच्छा लगता है अप्रिशिएशन वाला, इसलिए वो बार बार वही रिपीट करेगा, एंड देन ही विल लर्न न्यू थिंग्स. अप्रिशिएट मिलेगा, मुझे प्रशंसा करेंगे अगर मैं इतना काम कर लूँ तो. बच्चों को रिवॉर्ड करना पड़ता है हम लोगों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए. दैट दिस टाइप ऑफ रिवॉर्डिंग टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज अप्रिशिएटिव लर्निंग. ओके, now we'll be doing is principles of learning. तो principles of learning बहुत important है learning chapter के लिए, because जो भी learning based है ना, ये सारे principles के ऊपर ही based है, और जितने भी कल theories आएंगे आपके लिए वो सारे इन्हीं principles के ऊपर based रहेंगे.
ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज अ डिग्री ऑफ अलर्टनेस एंड ईगरनेस. Individuals learn optimum when they are physically, mentally ready to learn, and unable to learn well if they find no reason for learning. Making students ready to learn, creating interest by showing the value of the subject matter, and providing continuous mental or physical challenges is generally the teacher's task. अब इसमें क्या कहा गया है? प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस मतलब आपको बच्चे को तैयार करना है. किस तरीके से आप उसे पढ़ाएंगे? अगर बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? नहीं आएगा ना. तो पहले बच्चे को आपको रेडी करना पड़ेगा. अब आप कैसे रेडी करोगे? पहले या तो उसको थोड़ा सा जोक्स वगैरह कुछ बोल के या कैसे करके उसके मेंटली उसको हैप्पी बनाओगे. रेस्ट टाइप का उसको दोगे उसके मेंटली फिजिकली उसको रेस्ट दोगे. उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर लेके जाओगे बच्चे को. फिर आप उसको समझाओगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, चाहे वो स्टोरी टेलिंग मेथड हो या किसी भी वीडियो के थ्रू हो या ऑडियो के थ्रू हो, आप इंटरेस्टिंग मैटर बना के बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे. तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, तभी तो बच्चे रेडी होंगे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना. सो पहले हम लोग को बच्चे को मेंटली अलर्ट करना चाहिए, उनको ईगर करवाना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर के बारे में इतना उत्साह उनको देना चाहिए ना. हम लोग उतना मतलब बताना चाहिए सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग और ऐसा होता है इस सब्जेक्ट के अंदर, इतना मज़ा आता है ये पढ़ के. बच्चों को बहुत मोटिवेट करने के बाद बच्चे इतना उत्साहित होते हैं ना कि पता नहीं इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, तो इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे एंड देन दे विल अंडरस्टैंड. अगर बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते तो ऑब्वियसली दे विल understand what you are teaching. So this is the task of the teacher to make children ready to learn. ठीक है. So this is the first principle कि आप बच्चों को ready करते हो. कैसे बच्चे accept करेंगे आपके teaching को. ठीक है. Now principle of exercise. Now next is principle of exercise. Principle of exercise states that those things which are repeated are best remembered, and it is the basis of drill and practice. It has been exhibited that students learn best and keep information for long time when done practice and repetition. है ना. तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज क्या बताता है हमें कि आप बच्चों को जितनी रिपीटेशन करवाते हो ना, या उसको जितनी बार उसको बार बार एक चीज़ को करवाते हो, रिपीट करवाते हो, तो उससे वो बच्चे का क्या होता है, उसको वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिमेंबर कर सकते हैं बच्चे उस टॉपिक को, उस जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो या जो भी आप ड्रिल करवा रहे हो या सोच रहे हो डांस करवा रहे हो या सिंगिंग में ही हो, कोई सुर पकड़ना हो, तो आप उसको बार बार अगर रिपीट करवाते हो, उसको बार बार एक्सरसाइज करवाओगे, तभी जाके वो परफॉर्मेंस बेस्ट होगा. ठीक है. इट हैज़ बीन एग्जिबिटेड दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट एंड कीप इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन प्रैक्टिस्ड. बहुत बार प्रैक्टिस करने से जो भी चीज़ आप सिखा रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे के दिमाग में सेव हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन. बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे एक ही चीज़ को, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा. इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज द प्रैक्टिस मस्ट बी सेंसिबल. अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप मार पीट के बच्चे को बहुत डांट डूट के मतलब इतना चीज़ आपको लर्न करना ही है, बार बार 100 बार लिखो, 1000 बार लिखो, ऐसा नहीं. आपको सेंसिबल तरीके से उस बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है. ठीक है. नॉट दैट कि आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा नहीं. किसी भी चीज़ को लर्न करवाने के लिए आप सेंसिबल तरीका यूज करोगे, तभी वो फ्रूटफुल होगा, तभी वो कामयाब होगा. ठीक है. इट इज क्लियर दैट प्रैक्टिस लीड्स टू इम्प्रूवमेंट. अब हमें पता है कि जितनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ही हम लोग का इम्प्रूवमेंट होगा, उतना ही हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा. ओके. ओनली व्हेन इट इज फॉलोड बाय पॉजिटिव फीडबैक. अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, आप बच्चे को बुरा भला बोल रहे हो कि तुमको तो ये भी नहीं आता, तुम ऐसे भी नहीं कर सकते, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, इतनी बार हम लोग प्रैक्टिस कर लिए फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर ऐसे करके आप बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चे कभी नहीं सीख पाएगा. आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा. ठीक है. और प्रैक्टिस बहुत सेंसिबली करवाना पड़ेगा. ये नहीं कि आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा. बहुत बहुत प्यार से और पॉजिटिविटी से उन्हें एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज. पहले हम लोग बच्चों को रेडी करवाएंगे मेंटली फिजिकली, है ना, उन्हें हैप्पी बनाएंगे कैसे लर्न करते हैं बोल के, एंड देन एक्सरसाइज उनका रिपीट करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे उन्हें. ठीक है. तब उन्हें कंटेंट याद रह होगा, उनको बहुत समय तक वो चीज़ इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में रहेगी, स्टोर रहेगी. अनदर इज प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी. प्राइमेसी मतलब क्या है? अब
Primacy मतलब the state of being first often creates a strong, almost decided impression. Things that learned first creates a long-lasting impression in the mind that is hard to erase. अब यहाँ पे the state of being first जो ये चीज बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, ये नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट बच्चा जो है वो नहीं, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे. द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट मतलब इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड बाय द इम्प्रेशन. मतलब आप पहले उसको क्या सिखा रहे हो, वो बच्चा सबसे पहले जो लर्न करेगा वो उसका लास्टिंग इम्प्रेशन रहेगा, वो लास्ट तक उसको याद रहेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन. द और ये उसके माइंड में हमेशा रहेगा और वो इरेज भी नहीं होगा, वो स्टोर होके रहेगा. द प्राइमेसी इफेक्ट मीन्स दैट पीपल टेंड्स टू रिमेंबर द फर्स्ट इन्फो presented about something better than the information presented later. इसका मतलब क्या है? द प्राइमेसी मतलब इफेक्ट मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ उस बच्चे को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो ना, तो कोई भी लिस्ट आप दे रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, व्हेन वन ट्राइज टू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स, दे विल रिमेंबर वर्ड्स लिस्टेड एट द बिगिनिंग. अगर आपके पास बहुत लंबा सा लिस्ट है, लंबा चौड़ा लिस्ट है और आपको वहाँ से वर्ड्स याद करने, तब करते जाओगे, लर्न करते जाओगे, सारा लिस्ट आपका खत्म हो जाएगा. लेकिन बाद में जाके आपको क्या होगा, आगे का 15-20 तो आपको याद है, मिडिल वाला आपको याद नहीं, लास्ट वाला आपको याद नहीं. तो जो शुरू से आप पढ़ते हुए आए थे वो तो आपको याद है, बाद वाला आपको याद नहीं हो रहा. तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी. मतलब आपको शुरू वाला चीज तो याद रहेगा. कोई भी चीज स्टार्टिंग से आप पढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो फर्स्ट स्टेप आपको आराम से आसानी से याद हो जाएगा, पीछे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो स्टार्टिंग वाला जो स्टेज है, जो स्टार्टिंग का स्टेज, उसको लर्न करना ही या उसको ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना ही इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी. तो इसमें क्या होता है, टीचर का रोल क्या होता है इसमें, कि आपको अपना कंटेंट इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो एक लॉजिकल ऑर्डर में हो, स्टेप बाय स्टेप हो, है ना. एंड मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव लर्न द प्रीसीडिंग स्टेप. मतलब पहले का जो भी स्टेप्स होता है ना, उसको आराम से बच्चे सीखते हुए जाएं. ये नहीं कि जम्बल्ड अप हो जाए, एक स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे करके आप पढ़ाओ तो वो बच्चे आसानी से सीखेंगे. ताकि ऐसे नहीं कि मतलब आप एक पूरा आंसर पूरा दे दिए, बड़ा लंबा 4-5 पेज का आंसर बता दिए बच्चों को और आप बोलोगे लर्न करके. ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप उसको समझ में आ जाएगा, देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ाओगे तो उनको लर्न होगा. एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी. नाउ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट. अब इफेक्ट क्या है? Principle of effect is also very important. Okay, this principle is based on the expressive reaction of students and has a direct relation with motivation. It states that learning becomes stronger when conducted by a satisfying feeling, and that learning is enfeebled when associated with an unsatisfying feeling. तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट. अगर आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो पढ़ने के समय में या लर्न करने के समय में, सिखाने के समय में, तो बच्चा आसानी से सीखेगा, बहुत खुश होकर सीखेगा वो. ठीक है, आप जितना मोटिवेट करोगे बच्चा उतनी अच्छी तरह से सीखेगा. लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोला है, एनफीबल्ड व्हेन एसोसिएटेड विद अनसैटिस्फाइंग फीलिंग. अगर आप बच्चे को कोसते हुए सिखाएंगे कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, कितना समझाऊं मैं तुमको, तो कितना ही समझा दो, समझ में ही नहीं आ रहा है, तुमको तो याद ही नहीं हो रहा है, ऐसे बोल के पढ़ाओगे, तो फिर उसका फीलिंग क्या होगा, ही विल गेट अ वेरी अनसैटिस्फाइंग फीलिंग कि पता नहीं मैम को समझाना नहीं आ रहा, पढ़ाना ही नहीं आ रहा, या मुझे समझ में नहीं आ रहा. एक सेटिस्फाइंग फीलिंग ही नहीं होगा उस बच्चे के अंदर. तो अगर सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं होता है उसके अंदर, तो लर्निंग क्या होगा, कमजोर होगा. ओके, एनफीबल्ड मतलब कमजोर होना. ठीक है, so learning क्या होगा, कमजोर होगा. and if you have a satisfying feeling, then what will happen, learning will be conducted in a strong manner. Okay, so every learning experiences should have an impact that leaves the student with positive feeling. तो आप कुछ भी चीज सिखाते हो बच्चों को, तो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो. इसी के लिए ही ये प्रिंसिपल्स को हम लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं. ओके, next is principle of intensity. Now the principle of intensity implies that the student will learn more from a real thing than from a substitute.
For example, analogies, principal, personal experiences also make learning come into life. So principal intensity मतलब आप जो lively देखते हो ना, आप आसपास देखते हो, अपने क्लासरूम में देखते हो या आपके घर के अंदर या आपके नेबरिंग में देखते हो, वहां से भी आप लाइव देख के भी जो सीखते हो, रियल थिंग देख के आप जो सीखते हो, वो आप सब्स्टिट्यूट से इतनी बढ़िया से नहीं सीख सकते, मॉडल से आप कुछ नहीं सीख सकते. अगर आप कोई चीज रियल में देखते हो, उससे आप बहुत आसानी से सीख लोगे. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी. Now next is principle of requirement. The law of requirement states that we must have something to obtain or do something. It can be ability, skill or anything that may help us to learn or gain something. A starting point or route is required. तो principle of requirement मतलब क्या है कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट या कॉज या कुछ भी होना पड़ेगा आपको सीखने के लिए, राइट. और एक रूट होना पड़ेगा कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे आज सीख के या पढ़ के लिख के कल क्या बनना है, वो आपका एक रूट होना पड़ेगा, एक एंड या आपका एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है. रिक्वायरमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्यों पढ़ोगे? इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू स्टडी ना. अगर आपके पास कोई चीज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, पढ़ लिख के कुछ करना ही नहीं है, तो आप क्यों पढ़ोगे? सो प्रिंसिपल ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेट्स दैट कि आपके पास कुछ ना कुछ ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए होना बहुत जरूरी है. ठीक है, टू लर्न, टू गेन समथिंग यू हैव टू लर्न. नाउ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. अब ये क्या है? ये दिस इज इम्पॉर्टेंट. द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम स्टेट्स दैट थिंग्स फ्रीली लर्न्ड आर लर्न इन द बेस्ट वे. अगर आप किसी भी चीज को फ्रीली लर्न करें, किसी भी चीज में आप फ्रीली आराम से विदाउट एनी टेंशन आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो या लर्न कर रहे हो, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, आप सीख जाओगे उसको. लेकिन वही आप एकदम प्रेशर में आके बहुत सारा टेंशन लेके सीखने का कोशिश करोगे या आप सिखाने का भी कोशिश करोगे बहुत टेंशन लेके, तो वो पॉसिबल नहीं होगा और ठीक से नहीं किया जाएगा. सो contrary, the further a student is forced, the more difficult it is for him to learn, grasp and apply with what is learned. So यही हुआ ना, फ्रीली अगर आप फ्रीडम के साथ अगर कोई चीज सिखाते हो या पढ़ाते हो बच्चों को, तो बच्चे आराम से लर्न कर लेंगे, फ्रीली दे लर्न इट. बट उसी में अगर आप उल्टा तरीके से या फोर्स करके या उसे पनिश करके स्ट्रगल मतलब उसको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करके पढ़ाने का कोशिश करोगे, या वो बच्चा भी खुद डिमोटिवेट होके या फोर्सफुली पढ़ेगा, तो वो कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगा, राइट. सो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम टेल्स अस अबाउट कि हमें वी हैव टू learn things freely in the best way. Okay, compulsion and force are contrary to पर्सनल ग्रोथ. अगर किसी भी चीज के लिए हम लोग फोर्स करेंगे, कंपलसरी है, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक या 3 पेज का आंसर कल तक आपको याद करके आना ही आना है बोल के आप बच्चों को बोलेगा, कंपलसरी करोगे, तो किसी को कुछ याद नहीं होगा. वो इतना टेंशन में होंगे बच्चे कि कुछ भी लर्न नहीं करेंगे. सो कंपल्सन एंड फोर्स पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इट इज नॉट नाइस, एंड लर्निंग एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ओके, the greater the freedom enjoyed by individuals within the society, the greater the intellectual and moral advancement enjoyed by society as a whole. सोसाइटी में आप जितना फ्रीडम एंजॉय करोगे, एक इंडिविजुअल होके सोसाइटी के अंदर आप फ्रीडम एंजॉय करते हो, सीखते हो आराम से, विदाउट कोई रोक टोक के बिना सीख रहे हो आप कुछ भी चीज़ है, तो वो आप सोसाइटी को वापस दोगे कल जब आपका इंटेलेक्चुअल और मोरल एडवांसमेंट होगा, या आप कल जाके कुछ बनोगे, तो आप उसी सोसाइटी को, जो आप उस सोसाइटी से सीख के आए हो, वही आप उसको वापस दे सकोगे. ओके, सिंस लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, स्टूडेंट मस्ट हैव फ्रीडम. अब लर्निंग हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि इज अ एक्टिव प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग पूरे प्रोसेस है, पूरे जिंदगी भर चलता है, राइट. सो इट मस्ट हैव फ्रीडम. फ्रीडम तो होना बहुत जरूरी है. अगर आप बंदिशों में बांध के उस बच्चे को पढ़ाओगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा. तो क्या क्या चीज का फ्रीडम होना पड़ेगा फ्रीडम के लिए? तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप क्या पढ़ना चाहते हो वो बहुत जरूरी है. आपकी खुद की बेसिक वो चॉइस होना पड़ेगा कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है तो मुझे यही चीज पढ़ना है. ये नहीं कि पेरेंट्स मुझे ये साइंस लो बोल रहा है या कॉमर्स लो बोल रहा है तो मुझे वही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं. आपका जो चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होना बहुत जरूरी है. आपका जो इंटरेस्ट है वही आप चूज कर लें. फ्रीडम ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन आप करोगे वो एक्शन आपका होगा, आपका फ्रीडम होगा, आपको उसका रिजल्ट्स बेयर करना होगा. फ्रीडम टू बेयर द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन. आप एक्शन करोगे, फ्रीली कुछ भी करोगे, आपको रोक टोक नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें जो भी रिजल्ट होगा उस एक्शन का, या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस एक्शन का, वो भी आप ही को बेयर करना पड़ेगा, वो कोई और आके आपके लिए नहीं बेयर करेगा. फिर दीज आर द फ्रीडम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड while understanding principle of freedom. Okay,
So these are the three great freedoms that constitute personal responsibility. ये personal responsibility दिखाता है, नहीं आप चूज कर रहे हो, it is your choice. आप एक्शन कर रहे हो कोई भी, that is your action, and वो एक्शन जो भी आपका रिजल्ट लाएगा कल, वो भी आप ही को कॉन्सिक्वेंसेज बेयर करना पड़ेगा. तो दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को लेना पड़ेगा. इफ नो फ्रीडम इज ग्रांटेड, स्टूडेंट्स में हैव लिटिल इंटरेस्ट इन लर्निंग. अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो फिर लर्निंग भी बहुत कम होगी, राइट. सो हमने पढ़ा आज व्हाट इज लर्निंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी लर्निंग का ये हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग करेंगे. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज. हर उनमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको समझाएंगे उसको. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा. नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो थ्योरीज ऑफ लर्निंग के ऊपर आएगा, ठीक है. सो दिस मच फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डाइव टू लर्न. थैंक यू.